अपनी सीरीज चल रही थी रूमेटिज्म पे। अभी पिछले 2 लेक्चर हुए अपने, एक रस टॉक्स पे, अभी उसमें थोड़ा सा और बातें करना बाकी। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा रस टॉक्स के जो लास्ट फाइनल लेक्चर है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं कुछ दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करना चाहता था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करना चाहता था, ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे बात करना चाहता था उन डॉक्टर्स के लिए जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं एंड हु ट्राई टू प्रैक्टिस होम्योपैथी सीरियसली, कि कैसे, किस तरीके से, किन किन तरीकों से, कैसे अप्रोचेस से आप प्रिस्क्रिप्शन तक पहुंचते हो। और मैंने कहा ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात होती है हमारे लिए, ख़ास तौर से हम होम्योपैथ्स के लिए, वो होती है अपने ही केसेस को स्टडी करना। ठीक, तो आमतौर पे जब एक होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करता है, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन, तो 2 तरीके से उसका प्रिस्क्रिप्शन, 3 तरीके से प्रिस्क्रिप्शन बन सकता है। एक, या तो प्रिस्क्रिप्शन ही रॉन्ग, कुछ भी समझा कुछ भी, या नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस के हिसाब से, या किसी से सुना था कि सर्दी के लिए दवा दी जाती है तो दे दिया। वो कई बार पैलिएटिव इफेक्ट मिलता भी है। दूसरा होता है कि पार्शियल सिमिलिमम सेलेक्ट होती है, ठीक, या प्रेजेंट कंडीशन में उसकी रिलीफ मिल जाता है, फिर सिम्टम्स चेंज होके दूसरे लेवल पे आ जाते हैं या दूसरे तरीके से चेंज हो जाते हैं, तो फिर हमको अपना प्रिस्क्रिप्शन उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है। इसी तरह की प्याज की एक एक परतों की तरह उतारते जाते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ ठीक हो जाती है जब पेशेंट सिम्टमलेस हो जाता है। और 3 से 6 महीने गुजर जाते हैं और सिम्टम्स रिटर्न नहीं आते हैं, तो उसको क्योर मान के स्टॉप कर दिया जाता है। तीसरा, एकदम सही प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है आपका पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, जब भी कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है आपका और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। उसके लिए जिस केस का मैं एग्जांपल देने वाला हूं, एक अराउंड 50 इयर्स के आसपास की एज की फीमेल, 50, 52, 53, उनको अभी जैसे ही ठंड चालू हुई, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो उनके बेटे का फोन आया कि डॉक्टर साहब, ये रात भर सो नहीं पाई हैं, रात में इनको पैरों में टीयरिंग पेन, फटने जैसा दर्द, बोले ऐसा लग रहा था कि फट रहा है। वो ऑनलाइन जब आई और जब वीडियो के थ्रू जब उनसे बात हो रही थी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में, तो उनका कहना था कि ऐसा जैसे कि फट रहे हों, उसकी वजह से हम सो नहीं पाए। बहुत रेस्टलेसनेस थी, बहुत बेचैनी थी। नेचुरल सी बात है,
तुरंत दिमाग में पहली चीज क्या आई? डॉक्टर बोरिक। डॉक्टर बोरिक जब रस्टॉक्स के बारे में बोलते हैं, अपने रस्टॉक्स के रूमेटिज्म के बारे में बताते हैं अपनी पॉकेट मैनुअल में, तो क्या कहते हैं? रूमेटिज्म ऑफ द कोल्ड वेदर। ठंड के सीजन में होने वाला, ठंड के सीजन में पनपने वाला, ठंड के सीजन में अगर आने वाला वात का रोग, यानी कि जोड़ों, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो मस्कुलर पेन हो। रूमेटिज्म का मतलब या तो जोड़ों से संबंधित परेशानी होगी, या तो लिगामेंट्स और फाइब्रस टिश्यू से संबंधित परेशानी होगी, रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और या तो मसल्स से रिलेटेड होगी। ठीक, एक बात। दूसरा, नाइट एग्रावेशन। और तीसरा, टीयरिंग टाइप ऑफ पेन। जब रूमेटिज्म के लेक्चर में अपन ने रस्टॉक्स के बारे में बात करी थी, तो उसके पेन, उसके बारे में क्या बताया गया है? या तो रिजिडिटी, या तो ड्रॉइंग, खिंचाव, सब मसल से रिलेटेड बात। टीयरिंग या तो टीयरिंग। रस्टॉक्स 200 was prescribed क्योंकि डॉक्टर हेरिंग क्या कहते हैं? स्टूल आपका 3 पैर वाला होना चाहिए। कम से कम 3 प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम अगर मिल जाए और उसमें प्रिस्क्रिप्शन बन जाए तो मोस्टली काम हो जाता है, और हो भी गया, ठीक भी हो गई, आराम मिल गया, बिल्कुल एकदम एक्यूटली आराम मिल गया। 3 डोज प्रिस्क्राइब गई थी रस्टॉक्स 200, 15-15 मिनट से 2 ही डोज में उनको आराम हो गया, और आराम रहा काफी दिन तक। हफ्ते 10 दिन तक वो ठीक थी। हफ्ते 10 दिन के बाद वो प्रॉब्लम लेके आई कि फिर से मुझे रात के वक्त में एक तो टंग के लेफ्ट साइड में छाले जैसा लाल हो गया है, वहां से दर्द कान तक जा रहा है। एक चीज, कल तो इतना हो रहा था कि रोने रोने को हो रही थी। रात के वक्त और इस बार जो उसको सिम्टम आए, वो रात में टीयरिंग पेन जो होना चालू होता, अब पूरी बॉडी में हो रहा है। जब ये उनने बताया कि अब ये जो पेन लौट के आया है 10-12 दिन बाद, जो पिछली बार सिर्फ पैरों में ही हो रहा था, अब पूरे हाथ पांव में हो रहा है, पूरी बॉडी में हो रहा है, और इतना सीवियर होता है कि मैं बिस्तर में लेट नहीं पाती हूं, उठ के बैठ जाती हूं, टहलने लगती हूं, या कुर्सी में बैठ जाती हूं जाके, लेट तो पाती नहीं हूं। तो देखो, एक होम्योपैथ की पूरी लाइफ में आपको यही मेडिसिन देने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या आया उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके बिना आपको इस चीज का आइडिया नहीं लग पाएगा कि हो क्या रहा है। एक तो जो भी हमने अपने नॉलेज के हिसाब से, जितना भी हमको ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, खुदा ने कैपेबिलिटी दी है, उस हिसाब से हमने प्रिस्क्राइब किया। नाउ ऑब्जर्वेशन की स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा दिख रहा है कि जो चीज पहले सिर्फ पैरों में थी, अब वो पूरी बॉडी में आ गई है, सीवियरिटी भी बढ़ी हुई है। भले 10-12 दिन बाद लौट के पेशेंट उसको समझ रहा है दिस इज समथिंग न्यू,
और एज ए होम्योपैथ हमको क्या दिख रहा है कि पहले आया अम्लियोरेशन, आराम में रही 10-12 दिन तक, और उसके बाद आया एग्रावेशन, मतलब प्रॉब्लम बढ़ के आई। और जब ऐसा हमारे पास आता है कि हमारी दवा देने से पेशेंट को आराम लग गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही चीज जब रिटर्न आई तो पहले से ज्यादा बढ़ के आई, मतलब हमने उसको क्योर करने का नहीं किया। जो पिछली बार जो हमसे हुआ वो हमसे एंटीपैथिक रेमेडी, होम्योपैथिक नहीं, एंटीपैथिक रेमेडी सेलेक्ट हो गई। जो ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस, बस उसका एंटी इफेक्ट पैदा करती है। वैसे ही जैसे ठंड के इफेक्ट के लिए आप मेथी का लड्डू खा लेते हो, वो एंटीपैथिक इफेक्ट पैदा करता है। ठंड को एक्सपोज हुए, दमे जैसा अटैक आया या ऐसा कुछ भी हुआ ठंड से, आपने मेथी का लड्डू खा लिया, उसकी गर्म तासीर रहती है, उसने ठंड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और अभी जो आप एक्यूट अटैक में थे उससे आपको रिलीफ आ गया। हो सकता क्योर भी होगा, दोबारा हुआ ही नहीं, क्या होगा कोई नहीं जानता। और लेकिन कई लोगों में क्योर नहीं हुआ, उस वक्त तो वो रिलीफ हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर कभी एक्सपोज हुआ या कुछ समय बाद कुछ फिर वो चीज़ लौट के आ रही है ना, वो आपको एंटीपैथिक नहीं, होम्योपैथिक रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी। और ये प्रकृति का नेचर है। आप देखेंगे प्रकृति हमसे जगह जगह से बात करती है, बस ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए और हमको वो दिख जाए कि जब भी हम किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की बजाय, तो वो चीज़ बढ़ के आती है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ से माली को ज़्यादा घना करना होता है पेड़, वहाँ से वो छटाई करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक पत्ते को मैं काटूंगा तो प्रकृति का नियम है यहाँ से 3 पत्ते निकलेंगे। कैंसर और ट्यूमर की कंडीशन में जब पैथोलॉजी को, गठान को काटा या छेड़ा जाता है, चाहे वो एस्पिरेशन बायोप्सी के लिए लेने के लिए, चाहे वो काट के टुकड़ा निकाल के पैथोलॉजिकल लैब जांच में भेजने के लिए, लेकिन जब भी उसको काटा या छेड़ा जाता है वो दुगनी तेजी से बढ़ता है। अक्सर हमने देखा है किसी फीमेल को एक ब्रेस्ट में गठान थी, उन्होंने उसको ऑपरेट करा लिया, 1-2 साल बाद इधर भी 2-3 आ गई, अब इधर भी 2-3 आ गई। एक टाइम था जब मच्छरों का प्रकोप हुआ करता था तो मलेरिया फैलने वाले रीजन में डीडीटी का छिड़काव किया करते थे, मरते थे उससे मच्छर, बहुत अच्छा इफेक्ट था। लेकिन जब मच्छरों की जब दूसरी जनरेशन आई तो वो उससे इम्यून होके आ गई। आज डीडीटी के पानी में ही मच्छर पनपते और तैरते रहते हैं, मरना तो दूर की बात है। तो ये प्रकृति का एक नियम दिखता है कि हम जगह जगह से, कि जब हम किसी चीज को के ऊपर कोई एंटीपैथिक इफेक्ट डालते हैं, तो अगर दोबारा जब वो चीज आती है लौट के, तो वो बढ़ के आती है ना। तो केंट का ये 5th ऑब्जर्वेशन है। हमको क्या नजर आया? डॉक्टर केंट का 5th ऑब्जर्वेशन। और 5th ऑब्जर्वेशन डॉक्टर केंट का क्या कहता है कि द अम्लियोरेशन कम्स फर्स्ट, देन कम्स द एग्रावेशन। तो जब ये ऑब्जर्वेशन हमको नजर आए तो हमको क्या पता चलता है, हमारे सामने कैसी स्थिति है ये हमको पता चलता है, हमारे सामने क्या कंडीशन है हमको पता चलता है। और हमारे सामने कंडीशन क्या है जब हमको डॉक्टर केंट का 5th ऑब्जर्वेशन दिखे कि अम्लियोरेशन कम्स फर्स्ट, देन कम्स द एग्रावेशन। तो डॉक्टर केंट कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि मेडिसिन या तो एंटीपैथिक नेचर में, या सिर्फ पार्शियली या सुपरफिशियली सिलेक्ट की गई है। उसकी सिमिलैरिटी पार्शियली मिल रही है, ऊपर ऊपर मिल रही है। आपने कोल्ड रूमेटिज्म देखा हो सकता है, आपने नाइट एग्रावेशन देखा हो सकता है, आपने टीयरिंग पेन देखा हो सकता है, आपने रस्ट्रॉक्स प्रिस्क्राइब किया, ठीक है हो सकता है। लेकिन हो सकता है वो ये कह रहा है कि नहीं, आपकी पार्शियली या सुपरफिशियल हो गई, आपको और डीप में जाना था, और जनरल कंडीशन को आपको निकालना पड़ेगा।
और इसके मेंटल कंडीशंस में या जनरल कंडीशन में कोई पिक्यूलियर हो तो जाना पड़ेगा। ये स्थिति है। नेचुरल सी बात है कि एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि नाउ वी हैव टू चेंज द मेडिसिन, सेम रेमेडी से काम नहीं चलेगा। और ये हमको कैसे पता चला? एक तो ऑब्जर्वेशंस को रीड करना इसलिए आना चाहिए, एक तो हमको पता चलता है कि कंडीशन क्या चल रही भैया, ये जो हमने दिया था दवा तो हो क्या रहा है, अब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब ये होता है तो इसमें हमको करना क्या चाहिए। डॉक्टर केंट कहते हैं ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन, डॉक्टर कहते हैं ऐसी कंडीशन में डॉक्टर केंट कहते हैं फिर से केस टेकिंग करें और ज्यादा सिमिलर रेमेडी ढूंढ के देने की कोशिश करें। तो जो भी बता रही थी अब कि यहां टंग में ऐसा हो रहा है, उसके बाद कान तक दर्द जा रहा है, रात में जो हाथ पांव में फटने वाला दर्द होता है तो बिस्तर में चैन से लेट नहीं पाते हैं, बैठे बैठे रात कटती है, इधर उधर उठ के टहलने लग जाते हैं, बिस्तर में लेटे नहीं पाते हैं, उठ के बैठना ही पड़ता है, उठ के खड़े होना ही पड़ता है, दूसरी जगह जाके बैठना ही पड़ता है। नाउ दिस इज द स्ट्राइकिंग सिम्टम। और इसको जब हम ढूंढने निकलते हैं अपने रिपर्टरी में, और जब हम अपनी सिंथेसिस रिपर्टरी में हम पहुंचते हैं एक्सट्रीमिटीज चैप्टर में, एक्सट्रीमिटीज चैप्टर में हम देखते हैं पेन, क्योंकि स्ट्राइकिंग सिम्टम को कभी मत छोड़ना अगर बहुत इफेक्टिव रिलीफ आपको देना है तो। और स्ट्राइकिंग सिम्टम क्या क्या होते हैं, इनकी ट्रेनिंग मैंने बता चुका हूं पहले आपको, पहले के लेक्चर्स में, कि इनकी ट्रेनिंग होती है कि स्ट्राइकिंग सिम्टम्स कैसे अपन निकालते हैं, कि स्ट्राइकिंग सिम्टम कौन सा है, किसको कहते हैं स्ट्राइकिंग सिम्टम। इसके बारे में जब मैं एफोरिज्म 153 में बात कर रहा था, 153 के बारे में बात की है अपने पिछले एक लेक्चर में, उसमें आप लोग ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि स्ट्राइकिंग सिम्टम किसको कहा जाता है। तो अपने पास अभी स्ट्राइकिंग सिम्टम क्या है कि रात होते ही पूरे बदन में यानी कि पूरे हाथ पांव में फटने जैसा दर्द होता है। तो एक्सट्रीमिटीज के अंदर पेन, पेन के अंदर अपन लेते हैं टीयरिंग, टीयरिंग के अंदर लेते हैं नाइट के में 15 रेमेडी है, लेकिन उसमें एक और सब रूब्रिक दिया हुआ है कि टीयरिंग पेन इन द नाइट, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, उसको बिस्तर में रहने नहीं देता वो दर्द, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, उसको बिस्तर से उठ के बैठना ही पड़ता है, खड़े होना ही पड़ता है, या टहलना ही पड़ता है, या दूसरी जगह जाके बैठना ही पड़ता है। 3 रेमेडीज आर गिवन, कैमोमिला, फेरमेट एंड मर्कसॉल। अब ये स्ट्राइकिंग सिम्टम में अपने पास ये 3 रेमेडी है, कैमोमिला, फेरमेट एंड मर्कसॉल। अचानक से मैं सोच ही रहा था कि इसमें से कौन सी देना है, अपन देखते हैं आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसी में उसने ये कहा कि बस ये डॉक्टर साहब ये लगता है कि रात क्यों आ रही है, रात आने लगी और फिर बस, तो इतना स्ट्राइकिंग नाइटली एग्रावेशन, सिफिलिटिक सिम्टम, सिफिलिटिक मियाज्म, नाइट एग्रावेशन। नाइट एग्रावेशन होता है कि आप बताता है स्पेशली नाइट एग्रावेशन बताता है सिफिलिटिक मियाज्म है। तो एंड मर्कसॉल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंटी सिफिलिटिक रेमेडी। बल्कि सिफिलिनम का जब तक प्रूविंग नहीं हुई थी, इसका ताज जो है, द मोस्ट प्रोमिनेंट एंटी सिफिलिटिक रेमेडी इज मर्कसॉल। मर्कसॉल के पास ही था वो ताज सिफिलिनम से पहले। मर्कसॉल 200 was prescribed after one day, after observation of 24 hours, when they contact me on 3rd day, 3rd day of medicine taken, वो कहती हैं कि नहीं, बहुत तकलीफ में हूं डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ में हूं, रात भर हो जाती है, बैठे बैठे कटती है,
लेट नहीं पाती हूँ। सेम, अगर स्ट्राइकिंग सिम्टम में कोई असर नहीं पड़ा ना, दैट मीन्स योर रेमेडी आपकी नहीं पहुंच पाई जहां पहुंचना चाहिए था। तो ऐसे हमारे पास कई अप्रोचेस होती हैं कि हमने ये किया, ऐसा हो गया, तो अब हमको क्या है, कहां से निकालना है, किधर से निकालना है। और एक, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि वैसे तो कोई भी नेचुरली निकल के आए, हो सकता है कि वो कुछ बता देते हैं कि फलाने सीजन में, समर में या हॉट वेदर में या फलाने तरह के वेदर कंडीशन में मुझे ये चीज़ स्पेसिफिकली होती है, मैं या पर्टिकुलरली सेंसिटिव हूँ क्लाउडी वेदर के लिए, या फलाना तरह का जो फूड आर्टिकल है मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, लेते ही मुझे दिक्कत हो जाती है। वो कुछ भी बता सकती है, कहीं से भी किसी भी जनरल सिम्टम से कैरेक्टराइज हो सकता है, लेकिन आप सही थे या गलत ये सिर्फ रिजल्ट बताता है, प्रोसेस नहीं। And if the result is wrong, then everything is wrong. भले ही कितना लग रही हो, बड़ी बड़ी मशीनें हो, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, बड़ी बड़ी जांचें हो, जांचों ही जांचों में लाखों खर्च हो गए हो, लेकिन ट्रीटमेंट और इलाज के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। पेन किलर मिल रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी मिल रही है, पेडिएशन मिल रहा है, एंटी एलर्जिक मिल रही है, क्यूरेटिव कुछ नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट इज रॉन्ग, देन एवरीथिंग इज रॉन्ग। सो फिर पता चला उनकी हिस्ट्री के बारे में। वो एक बड़ी लाडली और नाजों से पली हुई एक ठाकुर फैमिली की लेडी थी, और ठाकुर फैमिली में ही उनकी शादी हुई। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ठाकुर मतलब, कभी कोई अपना नाम ठाकुर बताता है तो आप देखना अलग ही गर्व झलकता है, ठाकुर हैं हम। तो ठाकुर से क्या पता चलता है, एक क्षत्रिय होने का एहसास होता है कि ये किस तरह की कौम है जो क्षत्रिय टाइप की है, दबंग टाइप की है, डोमिनेटिंग टाइप की है। क्योंकि अपने यहाँ पुराने समय में गांव में एक तरीके से राजा जैसे रहते थे ठाकुर लोग, उनकी ही दबंगई चलती थी, उनका ही चलता था। तो ठाकुर से एक एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, इसलिए देखना ठाकुर होने का ही लोगों को गर्व या घमंड होता है, बड़े गर्व से बताते हैं ठाकुर हैं हम, ठाकुर हैं हम, है ना। तो ठाकुर के साथ ये एसोसिएशन जुड़ा हुआ है। और पुराने टाइम में ठाकुर कैसे होते थे, मनमानी, डोमिनेशन, औरतों को कुछ नहीं समझना, औरतों को पैर की जूती समझना, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते थे जवानी के टाइमों में, बहुत वेरी वेरी कॉमन थिंग्स, दे आर ट्रूथ। तो मेन मुद्दा क्या था कि उनके हस्बैंड थे डोमिनेटिंग टाइप के शुरू से। ये भी थी ठाकुर फैमिली की, एक म्यान में दो तलवार। ये चाहती थी हमारे हिसाब से काम हो, मैं जो बोलूं पति सुने, पति नहीं हो, पति में नहीं, हमारी जो मर्जी आएगी। तो क्या हुआ, अपने यहाँ के बहुत बड़े और बहुत महान सन्यासी हुए हैं परमहंस योगानंद जी। उनके गुरु थे श्री श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज जी। उन्होंने बताया, कोई नई बात नहीं बताई है, ये साइंस है। वो कहते हैं कि क्रोध, गुस्सा कब पैदा होता है, जब किसी भी इंसान की इच्छा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रोड़ा या कोई रोक आती है, इच्छा में, डिजायर में, तो गुस्सा पैदा होता है। अब ये गुस्सा कई रूप ले सकता था, लेकिन ये गुस्सा कैसे रूप ले लिया, चिड़चिड़ा,
गुस्सा करना, नाराज रहना, नाराजगी बड़ी पली हुई है, क्रोध पला हुआ है हस्बैंड के प्रति, ये कभी नहीं सुनते, अपने अपने मन की करते हैं, ये है बोला है ना, दुनिया भर की चीजें। तो एंग्री डिस्पोजिशन, मोरोस, गुस्सा, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, डांटना, नाराज रहना, एंगर विद इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन। अब अपने को ये डिस्पोजिशन निकल के आया। और डॉक्टर हेनीमैन अपनी ऑर्गेनन में अफोरिज्म नंबर 211 मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन की पूरी एक प्रोसेस बता रहा हूं। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट जस्ट दैट कि आपने मेडिसिन के सिम्टम पेशेंट के सिम्टम से मिला है, ये एक पूरी प्रोसेस होती है। अनप्रेजुडिस्ड माइंड से केस लेना, फिर उसको इवेल्युएट करना ऑर्गेनल के हिसाब से, फिर इवेल्युएट करने के बजाय फिर पोटेंसी का सिलेक्शन करना, दवा देने के बाद ऑब्जर्वेशन देख के समझना कि क्या हो रहा है और अब क्या करना चाहिए, और ऑर्गेनल की अफोरिज्म्स का उन सब चीजों में रोल प्ले करना जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हो। तो डॉक्टर हेनीमैन क्या कहते हैं 211 में, एफोरिज्म नंबर 211 एफोरिज्म में डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं, दिस होल्ड्स गुड टू सच एन एक्सटेंट, ये बात इस हद तक सही है। क्या कहते हैं? दिस होल्ड्स गुड टू सच एन एक्सटेंट, ये बात इस हद तक अच्छी और सही है, दैट द स्टेट ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट, एक पेशेंट की डिस्पोजिशन की अवस्था, प्रवृत्ति की जो स्टेट, डिस्पोजिशन की जो स्टेट है, ऑफन यानी कि प्रायः यानी कि अक्सर, चीफली डिटरमाइंस द सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, चीफली मुख्यतः खास तौर पे होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन को डिटरमाइन करती है, सुनिश्चित करती है, पक्का करती है। एज बीइंग डिसाइडेडली कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, क्योंकि ये बिल्कुल डिसाइडेडली कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। अगर आपको डिस्पोजिशन की ट्रेनिंग हुई है, डिस्पोजिशंस देखने आते हैं, डिस्पोजिशन निकालने आते हैं, और वो कहाँ अपनी रिपर्टरी में कैसे मिलते हैं, उनकी जानकारी अगर आपको है, उसकी ट्रेनिंग अगर आपको है तो, which can least of all remain concealed from the accurately observing physician, जो कि एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन से बहुत मुश्किल से ही छिपी रह पाती है, एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन। लेकिन याद रखना, हमारा मन उसी चीज को देख पाता है जिस चीज की ट्रेनिंग हुई रहती है, नहीं तो सामने से निकल भी जाता है तो आप नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। तो अभी भी स्ट्राइकिंग सिम्टम इस लेडी के केस में वही है कि टीयरिंग पेन इन एक्सट्रीमिटीज, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, मेडिसिन आर कैमोमिला, फेरमेट एंड मर्क्सोल। अब डिस्पोजिशन मिला, एंग्री डिस्पोजिशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन, क्रोध, रोष के साथ होने वाला क्रोध। कैमोमिला 200 was prescribed। ऑब्जर्वेशन क्या आया? रात में बहुत चैन से सो। याद रखना, किसी भी केस में एक्यूट हो क्रॉनिक, अगर जनरल कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं आता है, जैसे नींद गड़बड़ाई थी तो चलो दर्द तो बंद हो गया, लेकिन नींद वैसी की वैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कब्ज वैसे का वैसा है, एनर्जी लेवल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, मेंटल स्टेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, एपेटाइट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, जनरल कंडीशन इंप्रूवमेंट नहीं हो तो ज्यादा खुश मत हो जाना, वो फिर लौटेगा उसी रूप में या अलग रूप में। बड़े चैन से सोए, बोले बहुत आराम, और इतने दिनों से जो शांत बैठी हुई थी
अब सुबह से फिर चिड़चिड़ा रही हैं लोगों पे, नौकरों पे, काम करने वालों पे। तो रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, गालियां देना, यह भी एलिमिनेशन होता है, यह भी रेचन होता है, जैसे कि कोई डिस्चार्ज एलिमिनेशन होता है, जो कि बॉडी अपने आप को क्योर करने के लिए। एक बहुत पुराना केस शायद पहले बता चुका हूं, बहुत शुरुआती टाइम में आया था जब मुझे फर्स्ट टाइम मेंटल एलिमिनेशन का एक्सपीरियंस हुआ था कि मेंटल एलिमिनेशन कैसे होते हैं। यहाँ से 200, 250, 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज से, किसी गांव से मेरे पास एक पेशेंट आया था मेरी बहुत शुरुआती प्रैक्टिस के टाइम पे। दुबला होता जा रहा था, भूख नहीं लगती थी, कमजोर हो गया था, काम में मन नहीं लगता था, दुनिया भर की इधर उधर तकलीफें थीं, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही थी। केस लेने में पता चला वो जिस गांव में रहता था सब उसकी खूब तारीफ किया करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति थी लोगों की मदद करता था। कोई आधी रात में भी आ जाए तो उसके साथ जाने को तैयार हो जाता था। हॉस्पिटल जाना हो, किसी पुलिस थाने जाना हो, कोई भी काम लोगों की मदद करता था। लोग बाग कहते थे कि भैया आपके घर में तो राम पैदा हुआ है। राम क्यों बोले? क्योंकि श्री राम का एक कैरेक्टर है जो आपको मिलता है, वो है वो बड़े विशाल हृदय वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, बिल्कुल एकदम। ये तारीफ के लिए बोला कि आपके यहां तो ऐसा, मतलब, और कैसे पुत्र, एक सेवक पुत्र, पिता की इच्छा के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया, पिता के वचन के लिए, है ना, इतना सेवक पुत्र। खैर, तो वो इस इमेज में बंध गया था। जवान लड़का, 25 साल की उम्र के आसपास का, तो इस इमेज में बंध गया, और इस इमेज में बंधने की वजह से वो अपने अंदर की इमोशंस को सप्रेस करने लगा था। कभी किसी ने गाली बक दी, इसको भी गुस्सा आया, लेकिन नहीं यार, लोग बाग तो मुझे अच्छा समझते हैं, मेरी क्या रह जाएगी, मैं भी लोगों के सामने इसको वापस पलट के गाली देने लगा या चिल्ला चोट करने लगा, तो रोक लिया अपने आप को। क्या हुआ? सप्रेशन हो गया। क्यों? अच्छा बनने के लिए। उस इमेज को मेंटेन करने वाले बहुत बीमार होते हैं भैया। इसलिए नेचुरल रहा करो, जैसे अंदर से वैसे बाहर से, अगर स्वस्थ रहना है तो, अगर हेल्दी रहना है तो। ठीक। कभी दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है, खड़े रहते हैं दोस्त यार, कभी पान की गुमटी में खड़े हुए हैं, कभी बस स्टॉप में कहीं खड़े हुए हैं आपस में, और कहीं बाजार मार्केट में खड़े हुए हैं, और कोई सुंदर स्त्री गुजर जाए, अगर फप्तियां नहीं कसी, कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपस में बात करते हैं, देखिए यार क्या सुंदर लड़की जा रही है, क्या बेहतरीन लड़की जा रही है, इससे सेटिंग हो जाए, मजा आ जाए, ऐसे बात करते हैं लड़के लोग। इसकी भी इच्छा होती होगी कि कुछ बोलेगी, लेकिन नहीं। क्यों? ये श्री राम है, लोग बाग इनको बहुत अच्छा समझते हैं, वो इमेज मेंटेन करनी है, नहीं, और ये बुरी बात है उनके हिसाब से। इसलिए जबरन आदर्शों को ओढ़ने वाले, जो कि स्वभाव नहीं है, ऐसे लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। आदर्श भी इंसान की तरह इंडिविजुअल होता है, और वो सीरियस रिलीजियस प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आंतरिक अनुशासन अपने आप पैदा होता है, जिसको आपको ओढ़ना नहीं पड़ता, जो आपका सहज स्वभाव हो जाता है। कबीर क्या कहते हैं? साधु सहज समाधि भली। और सहज होना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, इतनी बनावटीपन चला हुआ है। तो ये ऐसे, तो मुझे उस वक्त के नॉलेज के हिसाब समझ में आया यार, इसके ना इमोशनल सप्रेशन का केस है पूरा। स्टेफिसग्रिया दी गई थी उसको, 1 महीने बाद बुलाया था, 1 महीने बाद आके एकदम स्वस्थ चेहरे आया, तो बिल्कुल चेहरा चमक रहा हो, शरीर भी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था,
बोले डॉक्टर साहब मेरे को बहुत आराम है, बहुत ठीक हो गया मैं, लेकिन आपने दिया क्या था मेरे को? मैंने कहा क्यों? बोले मेरे ना गांव में 15 दिन तक लोगों से खूब लड़ाइयाँ हुई, मेरे को कोई भी कुछ बोला या कुछ ऐसा पुराना गुस्सा आ जाता था, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, फिर मैं अच्छा सुना देता था। लोग बोलते थे क्या हो गया था यार, क्या हो गया इसको यार, ये तो इतना सीधा आदमी था, ये तो इतना अच्छा आदमी था, ये तो इतना साधु पुरुष था, इतना जेंटलमैन, ये इसको क्या हो गया? और 15 दिन के बाद वो सब बंद हो गया। और तो तब मुझे समझ में आया दैट वाज, वो जो जब जमा किया था ना सब, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। तो दैट्स हाउ, इस तरह की मेंटल स्टेट से ऑर्गन को ध्यान में रखते हुए, कैंट को ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, हमको हमारे होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस इस तरीके से भी बनते हैं। कभी और किसी और केसेस आते रहते हैं, अच्छे होते हैं, जो सॉल्व होते हैं स्पेशली, उनके बारे में इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें एक आइडिया मिलता है और हमारी प्रैक्टिस मजबूत होती है। ठीक, तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि इससे रिलेटेड, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड बात की जाए, क्योंकि तैयारी तो थी कि क्या कहते हैं रस्ट टॉक्स पे बात करेंगे, लेकिन अब रस्ट टॉक्स नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो।